डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 2022 के पेपर फर्स्ट के सॉल्यूशंस का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 80 तक कवर करेंगे। और इसके साथ साथ ही मैंने सोर्सेज भी फाइंड आउट किया है कि ये क्वेश्चंस हैं, ये कौन सी स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। तो सोर्सेज मैंने क्वेश्चंस के साथ में मेंशन किए हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली ना होंगे, थोड़े बहुत मॉडिफाइड हैं, तो उनको मैंने सिमिलर से डिनोट किया है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि एक कंटिन्यूअस बीम में नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइंस फॉर शियर फोर्स कितनी होंगी। तो ये जैसे कोई कंटिन्यूअस बीम है, तो इसमें इनफाइनाइट सेक्शंस होंगे। उन इनफाइनाइट सेक्शंस के लिए अगर हम शियर फोर्स का आईएलडी प्लॉट करें, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आईएलडी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 32 दिया है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल लॉ ऐसे कहता है कि अगर सी पे यूनिट लोड लग रहा है, उसके कारण डी पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो डेल्टा डीसी है, और अगर यूनिट लोड डी पे लगा दें तो सी पर जो डिफ्लेक्शन आएगा डेल्टा सी डी, ये इक्वल होंगे। अब क्वेश्चन में दिया है कि मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल लॉ के अकॉर्डिंग ए पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर यूनिट लोड बी पर लगा रहे हैं तो वो सेम होगा जो बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन आ रहा है उसके, अगर लोड लगा रहे हैं वो ए पर लगा रहे हैं, लोड या फोर्स, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 33 में दिया है कि कोई लोड है वो क्रॉस कर रहा है प्रेट ट्रस को लेफ्ट टू राइट, तो डायगोनल मेंबर में नेचर ऑफ फोर्सेस क्या होंगी। कौन से डायगोनल मेंबर में फोर्सेस देखने हैं, जो लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पान में लोकेटेड है। तो इस टाइप की जो ट्रस होती है उसको बोला जाता है प्रेट ट्रस, और फर्स्ट हाफ जो है उसके डायगोनल मेंबर में देखना है, तो या तो ये हो गया या ये हो गया, तो हम ये वाला डायगोनल मेंबर कंसिडर करते हैं। और लोड अगर इस पॉइंट पे लग रहा है तो यहाँ पर कौन सा नेचर का फोर्स आएगा, और लोड अगर यहाँ शिफ्ट कर दिया तो कौन से नेचर का फोर्स आएगा, ये हम निकाल लेंगे। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब लोड अगर सी पे लग रहा है, तो मैंने इस सेक्शन के अबाउट इस तरीके से कट किया इसको, और जो राइट हैंड वाला पोर्शन है उसको इक्विलिब्रियम देखा। अब ये जो स्ट्रक्चर बचेगा, इसमें एक तो बी पे रिएक्शन लग रहा है आरबी, एक इस वाले मेंबर में आएगा फोर्स, एक इस वाले में आएगा, एक इस वाले में आएगा। टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज ही हम कंसीडर कर रहे हैं, तो अंदर के जो मेंबर्स हैं इनके फोर्सेज तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम इसका एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं। अब ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल हैं, तो इनका कोई वर्टिकल कंपोनेंट आएगा नहीं। तो हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम देख लेंगे, तो हमारे पास एक आरबी है और एक ये डायगोनल जो है इसमें बचेगा एक फोर्स। अब आरबी है वो इस तरीके से अपवर्ड लग रहा है, तो इसको बैलेंस करेगा इस वाले मेंबर का फोर्स, और इसको बैलेंस करने के लिए इस वाले मेंबर की फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए ये। अगर ये डायरेक्शन है इस तरीके से होगा मेंबर में ये, और ये एरो है ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन से इस तरीके से जो शो होता है वो होता है कंप्रेशन फोर्स। तो जब सी पे था लोड तो कंप्रेशन था डायगोनल मेंबर में। अब लोड अगर डी पे लग रहा है तो अगेन हम यहीं से कट करेंगे, बट इस बार हम लेफ्ट हैंड वाला देखेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, हमारा जो लोड है वो हट जाता है। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बचता है उसमें वर्टिकल फोर्सेज जो आते हैं वो या तो डायगोनल में होते हैं या रिएक्शन में होते हैं। तो अब यहाँ पे आ रहे इस तरीके से अपवार्ड लग रहा है, इन दोनों मेंबर्स की फोर्सेज तो हॉरिजॉन्टल है, तो इनका वर्टिकल इक्विलिब्रियम में कोई रोल नहीं होगा, इसका होगा। तो इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर इसमें फोर्सेज को कैसे होना पड़ेगा, इस तरीके से। इस पॉइंट पे ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, तो इसका कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा वो आरए को बैलेंस करेगा। अब इस तरीके से अगर फोर्सेज हैं तो ये इन फोर्स इस डायरेक्शन से ये हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंसाइल फोर्सेज, टेंशन है मेंबर में। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है कि कोई बीम है जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेम है, शेप है एक रेक्टेंगुलर है, दूसरी सर्कुलर है, और थर्ड है वो ट्रायंगुलर है। तो इनके शेप फैक्टर्स हैं, उनका रेशियो क्या होगा। शेप फैक्टर तो आपको याद रखना होगा, रेक्टेंगुलर का 1.5 होता है, सर्कुलर का 1.7 होता है, और ट्रायंगुलर का होता है 2.3। अब रेशियो लेंगे तो 1.5 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 रेशियो 1.13 रेशियो 1.56 आ गया। तो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। बट आप इस तरीके से कैलकुलेट किए बिना भी इसको कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट वाले को 1 बनाया है, मतलब 1.5 से सबको डिवाइड किया है। रेक्टेंगुलर से बड़ा होता है सर्कुलर का, तो इससे बाद नेक्स्ट वाले की वैल्यू और ज़्यादा होगी, तो ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, क्योंकि सर्कुलर का रेक्टेंगुलर से तो ज़्यादा होता है। उसके बाद सर्कुलर से भी ज़्यादा होता है ट्रायंगुलर का,
तो 1.13 है, नेक्स्ट वाला इससे भी बड़ा होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये इस तरीके से, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि एक रूफ ट्रेस है जिसका पिच है 1/2, स्लोप है 1, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल क्या होगा? इस तरीके से ये रूफ का ट्रेस है, तो ये जो स्लोप थीटा होता है यही यहाँ पर दिया है, तो tan थीटा अगर 1 के इक्वल है तो थीटा हो गया 45। अब यहाँ पर तो स्लोप दे दिया, हो सकता था कि किसी क्वेश्चन में स्लोप ना दिया जाए, सिर्फ पिच ही दिया जाए, तो आपको पिच और स्लोप में क्या रिलेशन होता है ये पता होना चाहिए। ये है सेंटर का राइज और ये है स्पान जो है उसकी लेंथ, इनका जो रेशियो होता है वो होता है पिच, r/l का रेशियो। और स्लोप क्या होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू r/l/2, क्योंकि हमें एंगल निकाल रहे हैं तो हाफ लेंगे लेंथ, तो बी आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि एक स्टील की प्लेट है, 300 mm वाइड है, 10 mm थिक है और रिवेट जो हम यूज कर रहे हैं उसका नॉमिनल डायमीटर है 16 mm, तो नेट एरिया क्या होगा? तो नॉमिनल डाया 16 mm है, तो ग्रॉस डाया होगा, इसमें 1.5 ऐड कर देंगे तो 17.5 हो जाएगा। विड्थ में से ग्रॉस डाया माइनस कर देंगे 17.5 मल्टीप्लाई बाई जो इसकी थिकनेस है जो कि है 10, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2825 mm स्क्वायर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि वर्चुअल वर्क मेथड होता है जो प्लास्टिक एनालिसिस का, उसमें वर्चुअल क्वांटिटी क्या होती है? तो वर्चुअल होता है इमेजिनरी, और कहीं पर भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो वहां पर वर्क डन जो होगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग किसी सिस्टम पे वो 0 होगा, तो डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि एक प्लेट है जिसकी विड्थ बी है, रिवेट डायमीटर डी है, डायमंड रिवेटिंग वहां पर की गई है, तो जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होगी? तो जॉइंट की एफिशिएंसी होती है जॉइंट लगाने के बाद जो स्ट्रेंथ है प्लेट की और उससे पहले ओरिजिनली जो स्ट्रेंथ थी उसका रेशियो, तो इस टाइप से होता है डायमंड रिवेटिंग। एक रिवेट यहाँ लगा है, ये यहाँ पे 2 रिवेट है, इसे आगे फिर यहाँ पे 3 लगे हैं, तो अब एक तो ये हो सकता है कि रिवेट 1 डेज के अबाउट फेल हो जाए, ये 1 है ये 1 डेज है, 1 डेज के अबाउट फेल होगा, तो अगर इसकी स्ट्रेंथ है वो सिग्मा है, तो जॉइंट की जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, जो प्लेट की स्ट्रेंथ है सिग्मा मल्टीप्लाई बाय जो एरिया है। अब अगर इस रिवेट के अबाउट टीयरिंग हो रही है तो इसका डाइवा डी है और प्लेट का बी है, तो बी माइनस डी कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, क्वेश्चन नंबर 36 में। तो ये तो जॉइंट लगाने के बाद स्ट्रेंथ हो गई, ओरिजिनली प्लेट बी विड्थ की एक थी, उसकी कितनी थी स्ट्रेंथ? सिग्मा इंटू बी, सिग्मा अगर उसकी स्ट्रेंथ है तो इतना फोर्स वो कैरी कर सकती है। अब दूसरा केस बन सकता है कि 2 डेज के अबाउट फेल हो, तो उस केस में क्या होगा कि टीयरिंग हो रही है यहाँ से, तो ये दोनों रिवेट तो अपनी जगह पे बने हुए हैं बट प्लेट है वो टीयर हो जाती है, बट यहाँ पर एक रिवेट ये भी लगा है, तो अगर 2 डेज के अबाउट फेल होगा तो रिवेट 1 को भी फेल होना पड़ेगा तो जाके स्ट्रक्चर अलग हो पाएगा, तो 2 डेज के अबाउट अगर हम लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा बी माइनस 2D प्लस एक ये रिवेट वैल्यू इस वाले रिवेट की डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू बी, तो स्ट्रक्चर सबसे वीक है वो 1 डेज के अबाउट ही है, और 1 डेज के अबाउट उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है और उसकी स्ट्रेंथ है सिग्मा इंटू बी माइनस डी डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू बी, ये होगी एफिशिएंसी जॉइंट की, तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, ये बी माइनस डी अपॉन बी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 में दी है कि एक टेंशन मेंबर है जो कंसिस्ट है पेयर ऑफ एंगल्स से जो प्लेस्ड है बैक टू बैक सेम साइड ऑफ द गजेट प्लेट, तो वैल्यू के क्या होगा? क्या होता है कि कोई एंगल अगर कनेक्टेड है तो उसका एरिया हम इस तरीके से लेते हैं A1 प्लस के A2। अब के डिपेंड करता है कि किस तरीके से कनेक्टेड है वो एंगल गजेट प्लेट के साथ में, तो क्वेश्चन में दिया है कि बैक टू बैक कनेक्टेड है सेम साइड में, तो सेम साइड में अगर इस तरीके से कनेक्टेड होता है तो के की वैल्यू होती है ये, अगर ये प्लेट है एक साइड में है दूसरा दूसरी साइड में है, इस तरीके से अगर दोनों एक साइड कनेक्टेड है तो के की वैल्यू होती है ये 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। अब क्वेश्चन में ये वाला केस बन रहा है तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक प्रिज्मेटिक बीम है जिसकी लेंथ L है, फ्लेक्सर रिजिडिटी EI है, तो जो नियर एंड है उसको यूनिट एंगल का रोटेशन देने के लिए जिसका फार एंड है वो फिक्स्ड है, कितना मोमेंट रिक्वायर्ड होगा? इस तरीके से कि एक एंड तो फिक्स्ड है, ये एक हिंज्ड वाला एंड है, यहाँ पर हमें यूनिट रोटेशन देना है हिंज्ड वाले एंड पे,
तो कितना मोमेंट हमें लगाना पड़ेगा? तो यूनिट रोटेशन देने के लिए जितना हमें मोमेंट लगाना पड़ता है वो होता है स्टिफनेस। तो फार एंड अगर फिक्स है तो ये होता है मोमेंट जो लगाना पड़ेगा वो 4 EI/L, और अगर फार एंड हिंज्ड है तो उस केस में कम होता है मोमेंट रिक्वायर्ड यूनिट रोटेशन के लिए, जो होता है 3 EI/L। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए। तो फिक्स्ड वाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 में दिए है कि प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स है, उनमें कौन सा ऐसा शेप होगा जो मैक्सिमम शेप फैक्टर देगा। तो यहाँ पर जो दिए हैं ये बहुत कॉमन से सेक्शंस हैं जिनका आपको याद रखना है। मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ शेप फैक्टर के रिगार्डिंग। कोई सा भी ऐसा सेक्शन जिस पर न्यूट्रल एक्सिस के आसपास एरिया ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, उसका शेप फैक्टर है वो ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम नॉर्मल जो डिज़ाइन करते हैं इलास्टिक वाला, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस वाला डायग्राम इस तरीके से बनता है। न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग मोमेंट 0 है और एजेस पे ये है। और हम मानते हैं कि जैसे ही एजेस पे जो यील्डिंग वैल्यू के इक्वल पहुँच गए स्ट्रेसेस, तो स्ट्रक्चर है वो फेल मान लेते हैं। बट प्लास्टिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि पूरे स्ट्रक्चर में पूरी की पूरी जो क्रॉस सेक्शन है, उसमें जब तक स्ट्रेसेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस तक नहीं पहुँच जाती, तब तक स्ट्रक्चर फेल नहीं हुआ है। तो अब हम प्लास्टिक एनालिसिस में न्यूट्रल एक्सिस के आसपास का जो एरिया है, उसको भी पूरा उसकी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जो कि अनयूटिलाइज़्ड रह रहा था जो इलास्टिक थ्योरी का डिज़ाइन था उसमें। और डायमंड सेक्शन होता है इस तरीके से, तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस के आसपास एरिया सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इसका शेप फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है कि एक बिल्ट-अप कॉलम है, 20 उसका डायमीटर है रिवेट्स का, जो लेसिंग बार यूज़ कर रहे हैं, उनमें जो रिवेट यूज़ कर रहे हैं उसका, तो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग क्या होगी? तो मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग होती है 3 इंटू नॉमिनल डाया ऑफ द रिवेट, तो ये होगी 60 ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि स्टील कॉलम की जब हम बेस प्लेट डिजाइन करते हैं, तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट कौन सी उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकालते हैं। तो कॉलम के नीचे जो बेस प्लेट लगती है उसकी जो थिकनेस है वो निकालने का ये फॉर्मूला है, और ये थिकनेस हम इस तरीके से निकालते हैं कि अपवर्ड जो प्रेशर लग रहा है प्लेट पे मोमेंट के कारण, वो अपवर्ड प्रेशर हम इक्वेट करते हैं उसकी फ्लेक्सर बेंडिंग स्ट्रेंथ की। तो फ्लेक्सर वाली बेंडिंग स्ट्रेंथ हम लेते हैं कि बेंडिंग में वो फेल हो रहा है, तो यहाँ पर बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई टेंशन मेंबर है, जो लायबल है रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस के बाय द एक्शन ऑफ अर्थक्वेक एंड विंड, तो मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो इस केस में क्या होगा? तो क्वेश्चन में टेंशन मेंबर दिया है, तो नॉर्मली तो ये एक टाई मेंबर है, बट उस पे आ सकते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक, तो ये होता है 350। और ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए, आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि जो टेंशन मेंबर्स को जॉइन करने के लिए हम गजट प्लेट का यूज करते हैं, उसकी थिकनेस किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो 8 होता है मिनिमम थिकनेस, बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि एक बिल्ट अप बीम है, उसमें टेंशन वाला जो फ्लेंज है उसमें मैक्सिमम पिच क्या होगी। तो टेंशन के लिए मैक्सिमम पिच डिफाइंड है, वो बिल्ट अप बीम है या सिंपल बीम है या और कोई स्ट्रक्चर है, फर्क नहीं पड़ता। ये कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। ये होती है 12T और 200 तो कंप्रेशन के लिए, और टेंशन में जैसे-जैसे हम होल करते हैं, टेंशन में वो स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। तो इसके कारण टेंशन में थोड़ी ज़्यादा वैल्यू रखी गई है, जो कि है 16T और 200 तो 16T होता है टेंशन का, कंप्रेशन का 12T। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि जो स्टील एलिमेंट्स हम कंप्रेशन में यूज़ करते हैं, उनका मिनिमम हम एक रेशियो रखते हैं कि इतना रेशियो होनी चाहिए थिकनेस टू उसकी जो लेंथ है उसका। तो ये हम क्यों रखते हैं? इसका पर्पज़ ये है कि बकलिंग ना हो। अगर बहुत ही थिन स्ट्रक्चर हमने लिया है और बहुत ही लंबा है और लेंथ ज़्यादा है, तो उस केस में उसमें बकलिंग हो जाएगी, लोकल बकलिंग, जिसको स्टॉप करने के लिए हम मिनिमम थिकनेस है वो मेंटेन करते हैं। तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि वर्कशॉप में गैंट्री गर्डर है, ये कौन से फोर्सेस रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं गैंट्री गर्डर, जो कि वर्कशॉप में जो हैवी मेंबर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह रखने के काम में आते हैं। ये इस तरीके से गर्डर्स हैं, इनके ऊपर ये रखा हुआ है गैंट्री, ये इस तरीके से भी मूव कर सकता है। ये लोड है, ये इस तरीके से इधर और इधर लेटरली भी मूव कर सकता है,
और वर्टिकली भी ये नीचे से लटका रहता है, तो वर्टिकली भी इसको लोड कैरी करना पड़ता है। तो लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल और वर्टिकल तीनों ही लोड यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो तीनों लोड्स के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिए है कि कंप्रेशन मेंबर्स में जो स्प्लाइसेज होते हैं, वो कैसे डिज़ाइन करते हैं? तो स्प्लाइसेज क्या होते हैं कि एक कॉलम का आपने सेक्शन यूज़ किया, अब उसकी लेंथ तो लिमिटेड होगी, बट आपका स्ट्रक्चर है वो कॉलम की लेंथ से ज़्यादा है, जो कॉलम की लेंथ अवेलेबल है उससे। तो आपको फिर 2 सेक्शंस जॉइन करने पड़ेंगे कि एक यहाँ तक ये आ गया, इसके ऊपर हम एक दूसरा जॉइन कर देते हैं। अब इन दोनों को जॉइंट करने के लिए हम स्प्लाइसेस लगाते हैं। तो स्प्लाइसेस तो कंप्रेशन मेंबर को जॉइन करने के लिए लगाए हैं, छोटी-छोटी प्लेट्स होती हैं। सो स्प्लाइसेस को डिज़ाइन किया जाता है एज़ अ शॉर्ट कॉलम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 में दिया है कि इंडस्ट्रियल स्टील बिल्डिंग में जो पिच्ड रूफ होती है, उसमें ऐसा कौन-सा मेंबर है जो कि लेटरल लोड को रेजिस्ट करता है, जो रिज के पैरेलल है? तो रूफ ट्रस के टॉप और बॉटम कॉर्ड्स को कनेक्ट करते हुए डायगोनल मेंबर्स लगे हुए होते हैं, जिनको बोला जाता है ब्रेसिंग, जो लेटरल फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं। और कॉलम्स में वो मेंबर हैं जो कि लोड लेते हैं ट्रस से और उसको फाउंडेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि रूफ पर्लिन्स है, उनकी डिजाइन के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो क्या होगा? तो ये कोड में दिया हुआ है गाइडलाइन कि पर्लिन्स को डिजाइन करेंगे, उनको एज ए कंटिन्यूअस बीम डिजाइन करेंगे। और अगर डब्ल्यू टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL/10, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 52 में दिया है कि एक स्टील बीम सेक्शन है, उस पर फैक्टर्ड शियर फोर्स किससे कम होगा, तो उसको हम लो शियर बीम के जैसे कंसीडर करेंगे। तो फैक्टर्ड डिजाइन शियर फोर्स अगर 0.6 VD से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उसको लो शियर बीम मानेंगे और इस फॉर्मूले से उसका डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। और अगर डिजाइन शियर फोर्स है, वो एक्सीड कर रहा है 0.6 VD से, तो इस केस में ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो क्राइटेरिया है वो है 0.6 VD का। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दिए है कि वेब प्लेट और फ्लेंज प्लेट जो होती हैं, वो फिलेट वेल्ड से कनेक्टेड होती हैं। तो साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये जैसे फ्लेंज प्लेट्स हैं, ये वेब है और ये फ्लेंज है। अब होता क्या है कि अगर कोई वर्टिकल लोड लग रहा है, तो वो तो इनको डिटेच करने का ट्राई नहीं करेगा। इनके जॉइंट पे स्ट्रेसेस नहीं आएँगे, जिस भी मटेरियल से, जिस भी तरीके से हमने इनको जोड़ा हुआ है, उस पर स्ट्रेसेस नहीं आएँगे। बट अगर मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल शियर लगा रही हूँ, तो क्या होगा कि वो इसको फ्लेंजेस को वेब से डिटेच करने का ट्राई करेगा। तो जो फिलेट वेल्ड होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल शियर लग रहा है जंक्शन ऑफ फ्लेंज एंड वेब, उसको रेजिस्ट करता है। तो डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि मिनिमम बोल्ट टेंशन के लिए जो प्रूफ स्ट्रेस है, उसकी वैल्यू क्या होती है? तो फ्रिक्शन ग्रिप टाइप एक बोल्टिंग होती है, बोल्टिंग का टाइप है, जिसमें कि बोल्ट होता है वो टेंशन में होता है और टेंशन में होने के कारण वो एक क्लैंपिंग फोर्स क्रिएट करता है, जनरेट करता है इंटरफेस पे। और ये इस टाइप का बोल्ट है, इसकी नॉमिनल शियर कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं इस वाले फॉर्मूले से। और यहाँ पर ये F0 है, ये डिपेंड करता है स्मॉल f0 प्रूफ स्ट्रेस पे, जिसकी वैल्यू होती है 0.7 FUB। तो ये फैक्टर पूछा है क्वेश्चन में, सी हो जाएगा आंसर 0.7 FUB। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि IS 800 2007 है, उसके अकॉर्डिंग स्टील सेक्शंस की मिनिमम थिकनेस क्या होती है? तो IS कोड में ऐसी कोई वैल्यूज स्पेसिफाइड नहीं की हुई है, जनरलाइज्ड जो सब पे एप्लीकेबल हो मिनिमम थिकनेस। तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 में दिए है कि पर्लिन्स हैं, इनको कैसे डिजाइन करते हैं? तो पर्लिन्स को एज ए कंटिन्यूअस बीम डिजाइन किया जाता है IS कोड के अकॉर्डिंग। तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि वर्टिकल स्टिफनेस जो होते हैं, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग क्या होगी? तो मिनिमम होती है 0.5 डी और मैक्सिमम होती है 1.75 डी। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि फ्रेम है जिसकी इनडिटरमिनेंसी 2 है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस अगर 3 है, तो कोलैप्स जो अकर हो रहा है वो कैसा है? तो अगर डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी 2 है और इसमें ऐड करके 1 ऐड करके आ रहा है 3, तो 3 अगर प्लास्टिक हिंजेस बन रही हैं उस स्ट्रक्चर में, तो वो स्ट्रक्चर का कंप्लीटली कोलैप्स हो रहा है। तो यहाँ पर होगा ए कंप्लीट कोलैप्स। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि एक फ्लेंज है, उसको प्लास्टिक फ्लेंज कंसीडर करेंगे, क्लासिफाई करेंगे,
अगर रोल्ड स्टील सेक्शन है, उसका आउटस्टैंड एलिमेंट है, ये किससे लेस हो? ये एप्सिलॉन यहाँ पे स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आईएस कोड से पूछा है, उसमें ये टेबल दी हुई है, टेबल 2 लिमिटिंग विड्थ टू थिकनेस रेशियो। इसके अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एलिमेंट ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज है। रोल्ड सेक्शन के लिए क्वेश्चन में पूछा है, तो प्लास्टिक की कैटेगरी में आएगा अगर ये 9.4 इससे कम है, तो यहाँ पर बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, काफ़ी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट होता है कि एम मैक्स है, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, पीबी अलाउबल बेंडिंग स्ट्रेसेस है, टीडब्ल्यू है वो थिकनेस है वेब की, तो इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ फ्लैट गर्डर क्या होगा? तो ये बी होता है 1.1 इंटू एम मैक्स अपॉन पीबी इंटू टीडब्ल्यू रेज़ टू पावर हाफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें दिया है कि वेस्टरगार्ड एनालिसिस है जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें लोडेड एरिया के नीचे हम स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं, वो कौन से टाइप ऑफ सॉइल के लिए सूटेबल होता है? तो बूसिनेस का जो एनालिसिस था, इन्होंने सॉइल को आइसोट्रोपिक और होमोजेनियस मान के अपना एनालिसिस दिया, और वेस्टरगार्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको थोड़ा अपग्रेड किया। उन्होंने अज्यूम किया कि जो सॉइल मास है वो थिन शीट्स का बना हुआ है, वो थिन शीट्स हैं, वो सैंडविचेस हैं सॉइल मास के अंदर। ऐसा ही एक्चुअल में होता है कि सैंड की लेयर्स होती हैं, थिक लेयर, और उनके बीच-बीच में क्ले की थिन लेयर्स होती हैं। तो ये स्ट्रैटिफाइड सॉइल हो गया, लेयर्स में जो सॉइल है, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि एक अनस्ट्रैटिफाइड सॉइल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो 0.6 है। मैक्सिमम और मिनिमम वॉइड रेशियो है वो 0.8 और 0.4 है, ई मैक्स और ई मिनिमम। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, ये होता है ई मैक्स माइनस ई जो है भी, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। तो आई डी हो जाएगा 0.8 माइनस 0.6 अपॉन 0.8 माइनस 0.4, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 50%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है कि ISMB 450 है, इसको एज ए बीम यूज कर रहे हैं, तो इसको लेटरली रिस्ट्रेंड कंसिडर कर सकते हैं अगर वेब है वो स्टिफन्ड है, या कंप्रेशन फ्लेंज है वो रिस्ट्रेंड है, या फिर टेंशन फ्लेंज है वो रिस्ट्रेंड है। जैसे कि ये बीम है, अब अगर इसमें ऐसे लोडिंग लगेगी बीम में, तो ये बीम इस तरीके से बेंड होगी। अब क्या होगा, लेटरली रिस्ट्रेंड करते हैं वो कंप्रेशन फ्लेंज को करते हैं, क्योंकि कंप्रेशन वाली साइड में बकलिंग होने के चांसेस है कंप्रेशन आने के कारण। इसलिए अगर कंप्रेशन फ्लेंज है वो लेटरली रिस्ट्रेंड है, तो बीम लेटरली रिस्ट्रेंड कंसीडर करी जाएगी, ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 में दिए है कि एक सैंड है जिसका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री है, तो पैसिव टू एक्टिव जो अर्थ प्रेशर है उनका रेशियो क्या होगा? काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए होता है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन 30 1/2, 1 प्लस 1/2, और ये आ जाएगा 1/3, और केपी होता है इसका इनवर्स, तो केपी आ जाएगा 3। हमें रेशियो निकालना है केपी अपॉन के ए का, तो 3 अपॉन 1/3 9 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65 में दिए है कि एक इनफाइनाइट स्लोप है क्ले का, जिसकी डेप्थ है 5 मीटर, कोहेसन है 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट वेट है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो उसका स्टेबिलिटी नंबर क्या होगा? तो एस इक्वल होता है सी अपॉन गामा एच के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा स्टेबिलिटी नंबर का। सी यहाँ पर दिया है 1, गामा है 20 और एच है 5, तो 1/100 0.01, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया है कि अंडर रिम्ड पाइल जो होती है, उसमें शाफ्ट डायमीटर टू बल्ब डायमीटर का रेशियो क्या रखा जाता है? इस तरीके से होती है अंडर रिम्ड पाइल, ये शाफ्ट है, और इस तरीके से यहाँ पर हमने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया है, इसको बोला जाता है बल्ब। ये रेशियो इस तरीके से रखा जाता है कि बल्ब का जो डाया है वो शाफ्ट के डाये का 2.5 टाइम्स होता है, तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि ऑप्शंस में दिया है इनमें से कौन सा ऐसा प्रीडोमिनेट मिनरल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल? तो ये होता है मोंटोमोरिलोनाइट। किसी भी टाइप ऑफ सॉइल में अगर मोंटोमोरिलोनाइट की प्रोपोर्शन ज़्यादा है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज होंगी। और मोंटोमोरिलाइट में ऐसा इसलिए होता है कि इसमें जो बॉन्ड होता है वो वाटर बॉन्ड होता है।
क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि सॉइल की लिक्विड लिमिट 35% है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 18% है। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होगी? तो 35 माइनस 18 17% आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 में दिया है कि जब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का एनालिसिस किया तो D10 आया 0.12 mm, D30 ये आया, D60 ये आया। तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ सॉइल क्या होगा? तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है D60 डिवाइडेड बाय D10। D60 यहाँ पर है 0.72, D10 है 0.12, तो ये आ जाएगा 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि एक सॉइल है उसकी डिस्चार्ज वेलोसिटी है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, वॉइड रेशियो ये है, तो सीपेज वेलोसिटी क्या होगी? सीपेज वेलोसिटी होती है कि जो वॉइड्स में वाटर ट्रेवल कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी, और जो डिस्चार्ज वेलोसिटी होती है वो होती है कि टोटल किसी क्रॉस सेक्शन से जो डिस्चार्ज है उसमें अगर हम उस क्रॉस सेक्शन एरिया का डिवाइड कर दें तो जो वेलोसिटी हमें मिलती है वो होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें कहीं-कहीं पर तो होल है, वॉइड्स हैं, ये तो वॉइड्स हैं, इसके अलावा बाकी सारा सोइल मास है। तो जब हम डिस्चार्ज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसको पाइप के जैसे अज्यूम करते हैं, वहाँ पे भी हम सेम करते हैं कि डिस्चार्ज में हम एरिया का डिवाइड करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो इतनी वेलोसिटी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो जो वाटर आ रहा है वो सिर्फ वॉइड्स से आ रहा है। तो वॉइड्स में जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो होती है सीपेज वेलोसिटी, और वो ऑब्वियसली डिस्चार्ज वेलोसिटी से तो कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो सिर्फ वॉइड्स का एरिया है अगर हम सीपेज वेलोसिटी की बात करें तो, जो कि टोटल एरिया से बहुत कम है, इसलिए सीपेज वेलोसिटी है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। और इनमें रिलेशन होता है कि एन से रिलेटेड होती है, वीएस इक्वल होता है वी अपॉन एन के। अब यहाँ पे हमें ई दिया है तो पहले तो हम एन निकालेंगे जो कि होगा ई अपॉन 1 प्लस ई, ई 0.5 है, तो यहाँ से एन आ जाएगा 1/3, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 अपॉन 1/3, तो 15 इंटू 10⁻⁻7, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि सोइल का जो वॉल्यूम है उसमें जो वाटर स्क्वीज आउट हो रहा है वॉइड्स में से, उसको क्या बोलते हैं? तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, जो भी वॉइड्स में वाटर है वो स्क्वीज आउट होता है हाई पोर वाटर प्रेशर के कारण। और सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के आसपास स्लाइड हो रहे हैं इस तरीके से कि अच्छे से पैक हो जाएं, और जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड पार्टिकल्स वो कंप्रेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया है कि कोहेशनलेस सॉइल्स हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं? तो कोहेशनलेस सॉइल्स होती हैं जो कि कंपैरेटिवली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स होती हैं जैसे कि सैंड, और ये फिजिकल डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होती हैं। फिजिकल डिसइंटीग्रेशन में हो गया जैसे प्रेशर रिलीज के कारण फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, फ्रॉस्ट एक्शन हो रहा है, रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स जैसे कि क्ले ये सब बनती हैं केमिकल वेदरिंग के कारण। केमिकल वेदरिंग हो सकती है ऑक्सीडेशन से, कार्बोनेशन से, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके लीचिंग से, तो यहाँ पर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि सिंगल ड्रेनेज के बजाय जो नंबर ऑफ डिस्चार्ज फेसेज हैं वो इंक्रीज कर दिया, तो कंप्रेशन ऑफ सॉइल है वो कितना टाइम लेगी? तो सॉइल कंसोलिडेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि एक सॉइल का सैंपल हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, इनिशियली तो एक ही फेस पे डिस्चार्ज हो रहा था, वाटर रिलीज हो रहा था, अभी डिस्चार्ज है वो दोनों फेसेस से हो रहा है, तो टीवी इक्वल होता है सीवी टी अपॉन डी स्क्वायर के। तो टाइम जो कंसोलिडेशन में लगेगा एक फिक्स डिग्री का कंसोलिडेशन अचीव करने के लिए वो प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। अब ड्रेनेज दोनों साइड से अलाउ करने के कारण जो ड्रेनेज पाथ की डिस्टेंस थी वो पहले डी थी, वो अब हो गई है डी/2, तो टाइम हो जाएगा डी/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ T1, T2 हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ T1, तो 4 टाइम्स फास्टर, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है कि एक सोइल मास है, उसमें वर्टिकल स्ट्रेस में क्या चेंज होगा अगर बुशिनेस्क इक्वेशन है
उसमें पॉइजन्स रेशियो है वो 0.3 से 0.5 हो गया है। ये भी ऐसे क्वेश्चंस हैं कि पहले आपने अगर देखे हुए तो आप कॉन्फिडेंटली कर पाते हो। यहाँ पर लॉजिक ये है कि पॉइजन्स रेशियो और बोसिनेक्स में कोई रिलेशन होता ही नहीं है, बट फिर भी अगर आपने अच्छे से भी पढ़ा है, एक बार ये क्वेश्चन आएगा और आपने अगर पहले नहीं देखा है तो एग्जाम पे प्रेशर में हो सकता है आप स्किप कर दो इसको। क्यू ये सिग्मा जेड होता है, क्यू अपॉन जेड स्क्वायर 3/2 पाई 1 प्लस आर अपॉन जेड का होल स्क्वायर रेज टू पावर 5/2। तो नो चेंज हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 75 में दिए हैं कि कोई कोहेशनलेस सॉइल है और उस पर शेयर का टेस्ट कर रहे हैं और उसका इनिशियल रेशियो क्रिटिकल वॉइड रेशियो से कम है, तो सैंपल की वॉल्यूम में कैसे चेंज होगा? तो ये स्ट्रेन है डेंस एंड में और ये यहाँ पर वॉइड रेशियो है और ये डॉटेड वाली लाइन शो कर रही है क्रिटिकल वॉइड रेशियो को। अब अगर डेंस सैंड है तो उसका ये वाला ग्राफ होता है। इसमें क्या होगा कि इनिशियली तो वॉइड रेशियो कम होगा, कम होते-होते एक लोवेस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा और उसके बाद फिर इंक्रीज होने लग जाएगा। तो सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है। काफ़ी बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये जियोटेक में भी आता है, इसको अर्थ एंड डैम में भी पूछ लेते हैं। ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं ना जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आ रहे हैं, उनको तो आपको अपना फेवरेट टॉपिक बनाना है, उन पे बहुत अच्छे से काम करना है। यहाँ पर दिया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.5 है, वॉइड रेशियो 0.5 है। तो क्रिटिकल हार्डली ग्रेडियंट क्या होगा? तो आईसी होता है g-1/1 प्लस ई। तो 2.5 माइनस 1 1 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा 1 बी। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि एक सोइल डिपॉजिट है, K0 इसका अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कोफिशिएंट है, Ka इसका एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है, Kp इसका पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट है, म्यू है वो पॉइजन्स रेशियो है। तो 1 माइनस म्यू अपॉन म्यू है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो जो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का कोफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू के, और यहाँ पर इसका इन्वर्स दिया है तो ये इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन के नोट के। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि नीचे ये सॉइल की प्रॉपर्टीज दी हुई है, हमें मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालनी है रैंकाइंस फॉर्मूले से। तो सिंपल सा है, ये होता है इसका फॉर्मूला क्यू यू अपॉन गामा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है। बीयरिंग कैपेसिटी है 16 गामा की वैल्यू है 1.6 और फाई 30 है, तो 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई आ जाएगा 1/3। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.11। क्वेश्चन नंबर 80 में दिए है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन से करेक्ट हैं या कौन से फॉल्स हैं। फर्स्ट में दिए है कि सैंड है उसकी परमेबिलिटी है वो क्ले से ज़्यादा होती है, सही स्टेटमेंट है। सेकंड में दिया है कि सैंड का वॉइड रेशियो है वो क्ले से ज़्यादा होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि क्ले का वॉइड रेशियो है वो सैंड से ज़्यादा होता है कि नंबर ऑफ वॉइड्स जो क्ले वॉइड्स का वॉल्यूम है वो क्ले में ज़्यादा होते हैं, बट उसमें जो वॉइड्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं और वो इंटरकनेक्टेड नहीं होते। इसके कारण जो क्ले है उसकी परमेबिलिटी की वैल्यू बहुत कम होती है। तो 1 तो ट्रू है, 2 है वो फॉल्स है। सेकंड बी ऑप्शन हो जाएगा।